क्लास 11th मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास में हम सभी एक न्यू चैप्टर को समझने वाले हैं। न्यू चैप्टर नहीं है, बस इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा चीजों को समझेंगे। ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। ओके, तो आज की क्लास में हम सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का कुछ बेसिक्स को समझेंगे एंड इस तरह से हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। अभी पिछला ही क्लास में हम सभी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट किया। इसमें हमारे बहुत सारे बेसिक्स कंप्लीट हो गए और हम सभी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना सीख गए। कौन से फाइनल अकाउंट्स? तो सिंपल फाइनल अकाउंट्स को बनाना अभी तक हम सीखे हैं। अब ये सिंपल फाइनल अकाउंट्स क्या होता है? तो सिंपल फाइनल अकाउंट्स का मतलब है कि उसमें किसी भी तरह का आपको कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं मिला था, कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको उसमें नहीं गिवन था, बस अमाउंट गिवन था और आप उससे फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे। फाइनल अकाउंट्स मतलब वही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो पिछले क्लास में हम सभी ने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया, एक सिंपल सा फाइनल अकाउंट। बट वो जो फाइनल अकाउंट हमने पिछला क्लास में कंप्लीट किया, पिछला चैप्टर में कंप्लीट किया, वो क्या हमारा एक्यूरेट था? क्या उससे हमारा जो प्रॉफिट निकल के आया है या जो लॉस निकल के आया है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है? ऐसा हो सकता है कि वो फाइनल अकाउंट बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हमें ना दे, बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस किसी बिजनेस का ना पता करे। क्यों? क्योंकि उसमें बाकी एडजस्टमेंट तो हमने दिखाया ही नहीं। बाकी एडजस्टमेंट क्या होते हैं? तो बाकी एडजस्टमेंट का मतलब है कि लेट सपोज कि आपने किसी एक्सपेंस का पहले ही भुगतान कर दिया था पिछला ही साल में, तो उसे इस साल में आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया और वो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने उसे दिखाया ही नहीं, उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया। एंड ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कोई भी इनकम किया हो, कोई भी आपने सर्विस प्रोवाइड किया हो या गुड सेल किया हो, कुछ भी मान लेते हैं, एंड उसके बदले में आपको अभी तक इनकम रिसीव ही नहीं हुआ है। हो सकता है वो आपको आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव हो जाए, है ना? तो क्या उसे आपने रिकॉर्ड किया? पिछले क्लासेस में तो इन सभी चीजों से हमें कोई मतलब ही नहीं था। उसमें बस एक ही एडजस्टमेंट था हमारा, वो था क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? देखो, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होता है? ट्रायल बैलेंस गिवन होता है एंड ट्रायल बैलेंस के साथ साथ उसके नीचे में हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होते हैं। तो उन एडिशनल इंफॉर्मेशन का ही यूज करके हमें बनाना होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड वो ट्रायल बैलेंस को देख करके। तो पिछला क्लास में हम सभी जितना भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं, सभी में हमारा केवल एक ही एडजस्टमेंट गिवन था, जो कि था क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। ओके, सो अभी तक तो हम कोई भी एडजस्टमेंट सीखे नहीं है, बट यस, आज की क्लास में हम सभी सारे एडजस्टमेंट को बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। तो करीब 11 एडजस्टमेंट को हम समझेंगे कि कौन कौन से चीजों का कैसे एडजस्टमेंट होता है। ओके, सो वैसे आइटम्स जिनका हमें एडजस्टमेंट करना है वो तो पहला आपका है क्लोजिंग स्टॉक, देन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, देन हमारा है एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मैनेजर कमीशंस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इतना सारा जो हमारा आइटम्स है जिनका हमें एडजस्टमेंट सीखना है, समझना है, कैसे करते हैं ये जानना है, तो ये सारा 11 है टोटल। तो क्या 11 को हम आज की क्लास में समझ लेंगे? तो हम कोशिश करेंगे हम कम से कम 1 2 3 4 5 6 डेप्रिसिएशन तक का हम आज की क्लास में समझेंगे एंड देन डेप्रिसिएशन के बाद वाले आइटम्स को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके, सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या होता है समझ में आया ना? पहले तो चैप्टर का हेडिंग लिख लो। हमारा आज का चैप्टर जो है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। ओके, तो ये हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट, और आज की क्लास में समझेंगे कि कौन कौन सी चीजों का हमें एडजस्टमेंट करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लो, द आइटम्स विच नीड्स एडजस्टमेंट आर। ओके, वैसे आइटम्स जिनका हमें एडजस्टमेंट करना है वो सारे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हमारा होगा क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक में हम क्या करेंगे? हाँ, तो अब हमें जो है वो इस क्लोजिंग स्टॉक का मतलब समझना है कि ये क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। ठीक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है। देखो, हम सभी जानते हैं कि जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं वो सभी कब प्रिपेयर करते हैं? तो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके एंड में प्रिपेयर करते हैं ना। तो उसके एंड में जब आप अपना अकाउंटिंग कर रहे हो, आप अपना फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस टाइम पे
आपको क्लोजिंग स्टॉक मतलब आपके करंट ईयर में सारा कुछ आपका हो गया है, उसके बाद जो स्टॉक बच गया है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, और ये क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो आप इसका दो तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हो। देखो मैंने अभी क्या बोला, हम सभी एडजस्टमेंट किसका करते हैं, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर हमें चीजें गिवन होती है। तो अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इसका मतलब है कि वो आपने रिकॉर्ड किया है तभी तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है ना, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो बस उसे सीधा सीधा हमें बैलेंस शीट में दिखा देना है। बट इफ अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है, एडजस्टमेंट में मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, आपका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उसके बाद नीचे में गिवन है अलग से, तब इसका हमें काम करना पड़ता है। और पिछले क्लासेस में भी हमारा जो है वो ट्रायल बैलेंस के नीचे मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन था, है ना। तो इसका काम हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखो सबसे पहला इसका काम हमें करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम इसे दिखाते हैं किधर, क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड क्यों दिखाते हैं, तो देखो जितना भी चीज हमें एडजस्टमेंट के रूप में दिया होता है ना, उनका हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होता है। अगर आपके क्वेश्चन में बोला है एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए तो आप करोगे, और नहीं बोला है तो सीख लो, सीखने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना। तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री हमें क्या करना होता है कि देखो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं किधर, क्रेडिट साइड में, ओके। तो इस तरीके से इसका एडजस्टमेंट एंट्री होता है, ओके। ये डेबिट लिखा हुआ है, तो ये सबसे पहला तो आप इसे कहाँ दिखाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। और एक चीज और, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि जितने भी एडजस्टमेंट आप करेंगे वो सभी, देखो हम सभी जानते हैं कि हमें ये एडजस्टमेंट करने का जरूरत इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारा अकाउंटिंग जो है वो एक्रूअल बेसिस पे है। एक्रूअल बेसिस क्या होता है, तो एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि आपने वेदर कैश पेमेंट किया हो या ना किया हो, अगर आपने अपना एक्सपेंस को यूज किया है, मतलब आपने किसी भी एक्सपेंस किया है जिसका मतलब आपने पेमेंट कैश में ना किया हो, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइड किए हैं, कुछ अपना गुड्स सेल किए हैं जिसके बदले में अभी तक आपको कैश रिसीव नहीं हुआ है, तो उन सभी चीजों का भी अकाउंटिंग हमें करना है, उन सभी चीजों को भी रिकॉर्ड करना है। एक्रूअल बेसिस यही कहता है कि आपको कैश में रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, आपने कैश में पेमेंट किया है या नहीं किया है, बट अगर आप वो फैसिलिटी ले रहे हैं, वो फैसिलिटी का आपने यूज किया या फिर किसी को प्रोवाइड किया, तो फिर वो आपका रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो वो रिकॉर्डिंग करते हैं हम, इसीलिए हमें जरूरत पड़ा है एडजस्टमेंट करने का, ठीक है। ये चीज क्लियर है। देन हम जानते हैं कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि कोई भी चीज को आपको दो जगह रिकॉर्ड करना होगा। अगर आप डेबिट कर रहे हैं तो क्रेडिट करना होगा, ठीक है, समझ में आता है ना। तो यहाँ पे अगर एक एडजस्टमेंट को आपने रिकॉर्ड किया ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसी तरह से जितना भी एडजस्टमेंट करोगे सबको दो जगह पे रिकॉर्ड करना है। कितने प्लेस पे, दो प्लेस पे। तो पहला रिकॉर्डिंग कर लेंगे, उसके बाद समझेंगे कि दूसरा रिकॉर्डिंग कहाँ होने वाला है। तो देखो पहला रिकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग अकाउंट में कर दिए हैं, एंड दूसरा रिकॉर्डिंग हमें जो करना होता है वो होता है बैलेंस शीट में, ठीक है। जितना भी एडजस्टमेंट होगा सबका दो जगह पे रिकॉर्डिंग होना है, ठीक है। ये बैलेंस शीट में होगा, वो भी एसेट साइड, ये हमारा एसेट्स होता है, ठीक है, बेनिफिशियल है, एसेट्स होगा। आई बात समझ में। तो ये होता है क्लोजिंग स्टॉक का। दूसरा क्या है, तो दूसरा जो चीज है वो है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब सवाल ये आता है कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है। तो एक्सपेंस मतलब समझ में आता है खर्च, खर्च किया है आपने, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है कोई ऐसा एक्सपेंस जिसका पेमेंट आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो इसे आप बोल सकते हो अनपेड एक्सपेंसेस ऑल्सो, ठीक है। ऐसा एक्सपेंस जिसका पेमेंट आपने नहीं किया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा एक्सपेंस जिसका पेमेंट आपने नहीं किया उसका एक्सपेंस आपको करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर आपने आज पेमेंट नहीं किया तो किसी ना किसी दिन तो आपको करना ही है पेमेंट, ठीक है। तो ये आपके ऊपर एक क्या है, लायबिलिटी है, और ऊपर से ये क्या है, एक एक्सपेंस है। और एक्सपेंस को हम किधर रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस हेड के नीचे होता है डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड नॉमिनल में हम सारी चीजों को डेबिट में दिखाते हैं, एक्सपेंसेस को, है ना। तो एक्सपेंस है ये, तो इसे हम डेबिट में ही दिखाएंगे। तो सबसे पहला रिकॉर्डिंग इसका कहाँ होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और भी किधर, डेबिट में। लेकिन कैसे, तो इसका एंट्री आपको समझा देती हूं मैं। इसका जो एडजस्टमेंट एंट्री होगा वो क्या होगा, देखो, कंसर्न एक्सपेंस,
अकाउंट डेबिट करोगे एंड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई भी पर्सन है जिसका नाम है रोहित, ठीक है। मान लेते हैं कि रोहित नाम का एक पर्सन है और इसको जो है वो सैलरी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ये जो बिजनेस है, मान लेते हैं ये बिजनेस, कोई भी बिजनेस है XYZ, और इसे जो है वो सैलरी देते हैं हम, ठीक है। तो सैलरी इसे जो है वो हर मंथ मिलता है, मंथ कंप्लीट होने के बाद। ओके, इसे सैलरी कब मिलता है? मंथ कंप्लीट होने के बाद। तो अभी मैं फाइनेंशियल ईयर नहीं लेती हूँ, एक नॉर्मल सा ईयर लेते हैं। मानते हैं कि 2022 में इसका 1 जनवरी से लेकर के इसका जो ईयर कंप्लीट होता है वो 31 दिसंबर को होता है, ठीक है। तो देखो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ इसका ईयर और 31 दिसंबर को खत्म होता है, ठीक है, ईयर। तो अब क्या करना है कि सैलरी जो है वो रोहित को कब तक का मिला है? तो देखो जनवरी का जो दिसंबर का जो सैलरी है, दिसंबर में उसे सैलरी अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है। दिसंबर का सैलरी उसे 2021 जनवरी में मिला। तो इसका जब अकाउंटिंग किया जा रहा था दिसंबर 2020 में जब इसका सैलरी या फिर अकाउंटिंग जब किया जा रहा था, तो उस टाइम पे उसका सैलरी जो रिकॉर्ड हुआ है वो केवल 1 जनवरी से लेकर के 30 नवंबर तक का ही रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि दिसंबर का सैलरी जो है वो अभी तक आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। वो उसे जनवरी में दिया जाएगा। आई बात समझ में? उसे हर मंथ अगर 1000 सैलरी मिल रहा था तो उसे कहां तक का सैलरी मिला था? नवंबर तक का। नवंबर का मंथ कंप्लीट हुआ था तो वो सैलरी उसे दिसंबर में मिला था। अब दिसंबर का मंथ कंप्लीट होगा, उसके बाद उसे सैलरी जो है वो नेक्स्ट ईयर जनवरी में मिलेगा, ठीक है। तो पेमेंट तो बस 11 महीना का ही हुआ है ना, 1 महीना का तो अभी भी बाकी है। तो क्या हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो इसे ऐसे ही आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सैलरी है ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखना होगा इस तरीके से, और वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखाएंगे। तो ये एंट्री तो करते नहीं है, ये देखो एंट्री तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा नहीं रहा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे इसे दिखाएंगे? तो देखो इस तरीके से टी शेप अकाउंट हमारा रहता है। हम डेबिट में एक्सपेंसेस दिखाते हैं, तो इधर हम टू सैलरी लिखेंगे। सैलरी 11 महीना का पेमेंट था तो 11,000 इधर अंदर में लिखना है, बाहर मत लिखना। और अब इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी जो बचा हुआ है, ठीक है, 1000 रुपीज। तब जाकर के ये पूरा 12,000 इस साल का होता है। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके ऊपर क्या है? आपने जो आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड किया, ये क्या है? वो आपके लिए एक लायबिलिटी है। पहला रिकॉर्डिंग तो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये आपका एक्सपेंस है, बचा हुआ एक्सपेंस आपको बाद में देना पड़ेगा, तो आपने इसे रिकॉर्ड कर लिया जो आपका बचा हुआ था उस पे, ठीक है। चलो यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? अब ये सैलरी आपके लिए एक लायबिलिटी भी तो है, आउटस्टैंडिंग जो होता है ना वो लायबिलिटी है, आपको बाद में पेमेंट करने पड़ते हैं, किसी भी कीमत पे करना होगा पेमेंट, ठीक है। तो इसे आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो ये लायबिलिटी है ना, बस बैलेंस शीट में आपको दिखाना है ये लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में आपको ये लायबिलिटी साइड पे दिखाना होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी के नेम से। आई बात समझ में? तो दो चीज समझ लिया। हाँ, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आपने पहले ही पेमेंट कर दिया, ठीक है, आपको वो बाद में पेमेंट करना था, अगले साल देना था, इसी साल आपने दे दिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया? तो उसे भी तो आपको रिकॉर्ड करना होगा। तो उसे आप बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसा एक्सपेंसेस जिसका आपने पेमेंट जो है वो पहले ही कर दिया है। इसका तो बेस्ट एग्जांपल आपका फोन का रिचार्ज ही हो जाएगा, है ना। ये ऐसा एक्सपेंस है आपका, एक बार आप रिचार्ज करते हो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए करवाते हो ना, 56 डेज 84 डेज का, तो आपने 2 महीने पहले का भी तो रिचार्ज करवा दिया, पहले का ही एक्सपेंस आपने पेमेंट कर दिया, तो ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या हम लेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब वैसे एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट आपने पहले कर दिया है, करना बाद में उसको पेमेंट, लेकिन आपने अभी कर दिया, तो वो आपका होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो पेमेंट इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, इसे लिख सकते हो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ठीक है, आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया। अब इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं? तो यहाँ पे भी मानते हैं कि रोहित नाम का पर्सन है, ठीक है, और इसे जो है वो 1 महीने पहले का, मतलब कि आपने 1 जनवरी 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 को जो है वो आपका ईयर खत्म होता है,
तो आपने इस डेट पे अपना अकाउंटिंग किया, ठीक है, तो इस डेट तक का आप रिकॉर्ड करोगे। बट हुआ क्या कि आपने 1 जनवरी 2021 का भी इसे सैलरी दे दिया, ठीक है, मतलब आपने इसे पहले तो 12,000 आपने सैलरी दिया इस साल का, जिस साल आप अकाउंटिंग कर रहे हो, और एक सैलरी 1,000 और दे दिया अगले साल का, तो ये आपका क्या हो गया, 13,000 हो गया ना। तो आप रिकॉर्डिंग तो बस 12,000 का किए हैं, तो बाकी का 1,000 का क्या होगा, बाकी का 1,000 आप नेक्स्ट ईयर में करोगे, हमें पता है, बट इस ईयर में आपको रिकॉर्ड करना होगा कि आपने उसे पेमेंट किया है, ताकि इसका बेनिफिट आप फ्यूचर में ले सको। रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो कैसे होगा, आपका बिजनेस कैसे रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आता है। अब देखो, ये एडवांस में आपने पेमेंट कर दिया, मतलब इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आप इसे किधर दिखाओगे, तो सबसे पहला तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, और क्योंकि आपने एक्सपेंस पे किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ये डेबिट में जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आता है। अब देखो कैसे हम दिखाएंगे, कैसे इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, टी शेप अकाउंट। हम एक्सपेंस किधर दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं, ठीक है, डेबिट में। तो डेबिट में तो हम 2 सैलरी लिखेंगे, ठीक है, और सैलरी कितना दिया, 13,000 पेमेंट किया ना इस साल, 12,000 जो है वो करंट ईयर का और 1,000 पहले का, तो 13,000 अंदर लिखना और लेस कर देना जो पिछला साल का आपने दिया था। इसे रिकॉर्ड ही कर रहे हैं आप, ठीक है। आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये प्रीपेड सैलरी, ठीक है। तो प्रीपेड सैलरी 1,000 आपको लेस कर देने हैं। अब 12,000 जो है आपका इस साल का रहेगा हमेशा। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब बताओ, एक्सपेंसेस आपने पहले पे कर दिया, बाद में आपको पे करना है क्या, नहीं। आपको जो बेनिफिट, आपको जो एक्सपेंस बाद में देना था आपने पहले ही दे दिया, ये तो आपके लिए अच्छा है ना, बेनिफिट है। तो ये आपके लिए जो है वो एसेट्स होता है। तो आप इसे बैलेंस शीट में किधर दिखाओगे, बैलेंस शीट में आप इसे एसेट्स साइड पे दिखाओगे, ठीक है। अब बताओ, इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाता है, जर्नल एंट्री क्या करेंगे, तो प्रीपेड एक्सपेंस है ना ये आपका, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू जिस भी अकाउंट का होगा, जैसे प्रीपेड सैलरी था यहाँ पे, तो प्रीपेड सैलरी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। आई बात समझ में। इस तरीके से आपको इसका जर्नल एंट्री करना होता है। जल्दी से इसको लिख लो, नोट कर लो, अभी हम और भी समझेंगे। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। अब हमें और भी समझना है, और भी बातों को। तो देखो, क्लोजिंग स्टॉक समझ लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समझ गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी समझ लिया। अब क्या करेंगे, तो अब जो हमारा 4th नंबर है, अक्रूड इनकम, ठीक है, एक्रूड इनकम। अब ये एक्रूड इनकम क्या होता है, एक्रूड इनकम का मतलब है ऐसा इनकम जिसका आपने मतलब आपने उसको सर्विस प्रोवाइड कर दिया, अपना गुड्स भी बेच दिया, बट अभी तक आपको उससे अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। ओके, आप इसे लिख सकते हो, इनकम विच हैज टू बी रिसीव्ड, ठीक है, जिसे आपको रिसीव करना है, हैज टू बी रिसीव्ड, जिसे आपको रिसीव्ड करना है, ठीक है, ये होता है आपका एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम आपका क्या हो सकता है, इनकम है ये, तो सबसे पहले तो इसका रिकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो करना ही होगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसका रिकॉर्डिंग कहाँ पे करेंगे, लेट्स से कि देखो, ले लेते हैं कुछ भी, कि मुझे जो है वो 11th मंथ का जो है वो सैलरी मिला है, 1 महीने का मुझे सैलरी अभी नहीं मिला है, ठीक है। तो इसका रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाने वाला है, ठीक है, डेबिट साइड। अच्छा, मैं इसे कमीशन में लेती हूँ कि रोहित जो है वो कुछ काम किया है जिसके लिए उसे कमीशन मिलने वाला है, ठीक है, कमीशन उसे मिलने वाला है कितना, 100 रुपया, ठीक है, कमीशन उसे 100 रुपया मिलने वाला है, मिला नहीं है, तो वो इसे रिकॉर्ड करेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो डेबिट में नहीं, सॉरी, ये क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिट में क्यों, क्योंकि ये इनकम है और इनकम हम हमेशा क्रेडिट में ही तो दिखाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में जाने वाला है, ठीक है। आई बात समझ में। अब दिखाएंगे कैसे, तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बना होता है। बाई कमीशन लिखोगे कितना, तो मान लो कि पहले से आपको 500 कमीशन मिल चुका है, और अभी आपका ऐड करेंगे हम एक्रूड इनकम, ठीक है, एआई में शॉर्ट में लिख रही हूँ 100 रुपीज, तब आप 600 ऐसे दिखाओगे बाहर करके। आई बात समझ में। इस तरीके से ये क्रेडिट में, डेबिट में मत दिखा देना, इनकम है क्रेडिट में होता है। आई बात समझ में। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में ये जाने वाला है। और इसका एंट्री कैसे करेंगे, पता है ना, बताओ एंट्री कैसे करते हैं। तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू कंसर्न इनकम। ओके, आई बात समझ में। कंसर्न इनकम मतलब जैसे अभी हमने यहाँ पे
कमीशन लिया था तो एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। आई बात समझ में? ये होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। दूसरा कि देखो ये आपको रिसीव होने वाला है, किधर रिसीव होने वाला है, इसका मतलब आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में। और ये क्या हो जाता है? एसेट्स, जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है वो आपका क्या है? एसेट्स है। तो ये आपका एसेट्स होता है बैलेंस शीट में, इसे आपको एसेट्स के साइड पर दिखाना है। ओके, आई बात समझ में? देन 5 नंबर ये होता है एक्रूड इनकम। अब हमें समझना है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसा इनकम जो आपको एडवांस में मिल रहा है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, एडवांस में कोई इनकम जो है वो आपको मिल रहा है। तो ये क्या होता है? देखो आपने अभी तक सर्विस प्रोवाइड नहीं किया बट आपको उसके बदले में अमाउंट मिल गया है। ठीक है, मैं नेक्स्ट मंथ से ट्यूशन स्टार्ट करूंगी बट एडवांस में मैंने फी ले लिया, तो ये मेरे लिए तो एडवांस इनकम हो गया ना। ऐसा इनकम जो अभी तक मैंने दिया नहीं है फैसिलिटी और मुझे इनकम मिल गया, वो इनकम है ये। तो देखो सबसे पहले तो ये इनकम है, तो पहला चीज तो ये कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है। किधर जाने वाला है? तो क्रेडिट में जाने वाला है। लेकिन कैसे दिखाएंगे? तो इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो गया, मुझे नेक्स्ट मंथ में रिसीव होना था, इसी साल में हो गया, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इसका जर्नल एंट्री देख लो। इसमें आप मान लो कि कमीशन मुझे नेक्स्ट मंथ में मिलने वाला था, इसी मंथ में मिल गया, तो आपके यहाँ पे कमीशन को आप करोगे डेबिट। ठीक है, कमीशन अकाउंट को करोगे डेबिट। एंड टू क्या करेंगे? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आई बात समझ में? रिसीव्ड इन एडवांस, जो इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो गया है वो अमाउंट। आई बात समझ में? कैसे दिखाएंगे? तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम इस तरीके से बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का है ये। अब देखो इनकम इधर लिखेंगे हम, तो बाय कमीशन। ठीक है, मान लो कि 1,000 रुपए मुझे मिला है, इसमें से 200 रुपए मुझे पहले मतलब आने वाले समय में ही, मतलब ये जो इसमें जो 200 रुपए शामिल है ना वो मेरा नेक्स्ट मंथ का है, वो इसी मंथ मिल गया आपको। मैं मंथ में बोल रही हूँ, समझ आना, यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड का बात हो रहा है कि वो जो है वो आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मिलना था, आपने इसी साल रिसीव कर लिया, तो आपको क्या करना होगा? इसमें लेस करोगे आप। ठीक है, एडवांस इनकम। ओके, कितना? 200 रुपए, और घटाने के बाद बाहर करके लिखना 800। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। देखो मैं सब में छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रही हूँ, मेंटली प्रेजेंट रहना, तभी बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इतना तो काम आपको करना है। देन सेकंड, इनकम आपने एडवांस में रिसीव किया, मतलब आपके ऊपर एक दायित्व तो बन गया कि अब आपको काम पूरा करना ही करना है, अब आप उसे छोड़ नहीं सकते या फिर टाल भी नहीं सकते। ठीक है, तो आपके ऊपर एक दायित्व बन गया है। ठीक है, तो दायित्व बन गया मतलब ये क्या? आपके लिए एक लायबिलिटी हो गया है, लायबिलिटी साइड पे दिखाओगे बैलेंस शीट में एडवांस इनकम के नेम से। ओके, एडवांस इनकम के नेम से आपको लायबिलिटी साइड दिखाने होंगे। चलो ये 5 तक तो कंप्लीट है। देन 6 नंबर, अब हम डेप्रिसिएशन को समझते हैं लास्ट आज के क्लास के लिए। देन डेप्रिसिएशन की बाद वाली चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अब बताओ कि ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? तो न्यू वर्ड तो है नहीं आप सभी के लिए जो प्रॉब्लम होने वाला है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि वैसा कोई भी फिक्स एसेट्स जिसका आप लगातार यूज कर रहे हैं, उसका वैल्यू जो है टाइम के कारण, टाइम के पूरा होने के कारण, मतलब टाइम बीतने के कारण, टूट फूट होने के कारण, मार्केट का चेंज होने के कारण जो है उसका वैल्यू दिन ब दिन कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपका कोई भी फिक्स एसेट्स का वैल्यू जो है वो कम हो रहा है, तो ये आपका क्या होता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। अब डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो कैश में तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एक्सपेंस है। ठीक है, कैश में नहीं होता बट फिर भी आपका जो फिक्स्ड एसेट्स है उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो इसे भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये एक्सपेंस है आपका, लॉस है एक तरह से, तो जाहिर सी बात है लॉस और एक्सपेंस को हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यस इसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किधर? तो डेबिट में। समझ में आया? इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इधर हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर या बिल्डिंग, जो भी हो, जो भी अमाउंट होगा, इस तरीके से। आई बात समझ में? जर्नल एंट्री तो पता ही है ना कैसे करते हैं, तो जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल है। इसका एडजस्टेड जर्नल एंट्री हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड टू में जिस भी फर्नीचर पे, मशीन पे, लैंड पे, जिस भी एसेट्स पे लग रहा है,
तो हम लिख देंगे लैंड, सॉरी लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर। आई बात समझ में? इस तरीके से ओके, कंसर्न एसेट्स। और दूसरी बात देखो, पहला रिकॉर्डिंग तो हो गया, अब दूसरा रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे? तो दूसरा रिकॉर्डिंग जो है वो हमारा बैलेंस शीट में होता है। ओके, बैलेंस शीट में दूसरा रिकॉर्डिंग होना है, और वो भी किधर होता है? एसेट्स साइड पे। ठीक है, एसेट्स माइनस जो भी एसेट्स में होता है, लेकिन कैसे हम दिखाते हैं? तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं कॉस्ट में। ओके, आई बात समझ में? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट दिखाते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। बाकी का जो रह गया है, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये सभी चीजों को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा आज के क्लास से भी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो जिनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक समझ, आई होप कि आपको समझ में आ गया किसका रिकॉर्डिंग कहाँ करना है, कैसे करना है। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।